कूलर चोर। एक गांव में रुपेश नाम का एक आलसी गुस्सैल व्यक्ति रहता करता था। वैसे तो वो एक मजदूर था, लेकिन सिर्फ नाम का। उसकी पत्नी शर्मिली दूसरों के खेतों में काम करते हैं और घर का गुजारा चलाती थी। जून का महीना था। उस रात गर्मी से बेहाल शर्मिली ने घर में कदम रखा ही था कि तभी रुपेश शर्मिली से गुस्से में बोला, देखो शर्मिली, अगर गर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब मर्जी चाहोगी तुम घर में आ जाओगी। रुपेश की बात सुनकर शर्मिली का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक तो मेरा गर्मी के मारे बुरा हाल है, ऊपर से तुम काम धंधा कुछ करते नहीं हो। अगर इतनी गर्मी में पत्नी काम कर रही है तो उल्टा रब झाड़ रहे हो। रब नहीं झाड़ रहा शर्मिली, टाइम देखो, रात के 8 बजे रहे हैं। ये कोई वक्त है घर आने का? पड़ोस की निर्मला ताई के घर पर थी, वहाँ कूलर बुकी हवा खा रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। तो फिर क्यों आ गई? कंबल ओढ़कर निर्मला ताई के घर पर ही सो जाती। देखो जी, मेरा दिमाग खराब मत करो। इसमें दिमाग खराब करने वाली बात क्या है? आजकल का माहौल देखा है कितना खराब है। निर्मला ताई का पति पूरे गांव में छिछोरेपन के लिए मशहूर है। तुम्हारी चिंता होती है मुझे। हाय हाय, वाह चिंता मैन, बड़ी चिंता करने वाले बने फिरते हो। इतनी ही अगर चिंता है तो कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? पत्नी काम करके पड़ोस में कूलर की हवा खा ले तो तुम्हें चिंता होती है। हर बात की उल्टा मत लिया करो शर्मिली, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि गर्मियों में मुझसे भी काम नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। आप तो अपनी बात मत ही करो जी, आपको तो सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है, गर्मियों में आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बरसात में तो ज्यादातर काम बंद ही रहते हैं। बस आपको तो पूरे साल निठल्ले बनकर घूमना है, पत्नी पर हुक्म चलाते हो। तुम्हें पता है मैं 3 घंटे से तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कितनी जोर से भूख लगी है। तो ये बोलिए ना कि आपको भूख लगी है, इसीलिए आपको पत्नी की चिंता हो रही है। इतना कहकर शर्मिली ने टिफिन रुपेश की ओर बढ़ा दिया। ये लीजिए, आज मुझे सिर्फ दाल मिली है, यही खाकर गुजारा कर लीजिए। क्या दाल? लेकिन तुम तो कह रही थी कि बिरजू जमींदार के वहाँ पर आज दावत है, चिकन बना होगा। हाँ, बोल रही थी, लेकिन उनके वहाँ मेहमान ज्यादा हो गए तो चिकन खत्म हो गया। हे भगवान, कैसे जानवर है, सारा का सारा चिकन खा गए। हाँ, खा गए। और सुनिए, कल से आप खुद काम करोगे, मैं कल कहीं काम पर नहीं जाने वाली। अचानक एक कैसी बहकी बातें करने लगी तुम? देखो जी, आज खेतों में गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब हो गई। एक तो हमारे घर में ना पंखा है ना कोई कूलर। पड़ोस की निर्मला ताई के वहाँ कितना बड़ा कूलर लगा है तुम्हें पता है, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक निकम्मा पति मिला जो मुझे कूलर तो क्या एक पंखा तक लाकर नहीं दे सकता। रुपेश गुस्सैल स्वभाव का था। शर्मिली के कहने पर उसे काफी गुस्सा आ गया। तुम जरा सा काम क्या करके आती हो, मुझे जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं खुलकर बोल रही हूँ कि मैं आपको इस वक्त जलील कर रही हूँ। जाइए, जाकर कुछ काम कीजिए। नहीं, इस बार की गर्मी में तुम और कर लो। बिल्कुल नहीं जी, मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने घर में कूलर चाहिए और गैर कूलर के मैं कोई काम नहीं करूंगी। यहाँ तक कि घर का भी कोई काम नहीं करूंगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस बार मैं अपने मायके जाकर तुम्हारे अलसेपने की करतूत अपने भाइयों को बता दूंगी। फिर याद रखना, पिछली बार जो मेरे भाइयों ने तुम्हारी जो फुकाई की थी ना, उसका दर्द तुम्हें आज भी होता है। शर्मिली की बात सुनकर रुपेश चुप हो गया।
क्योंकि शर्मिली के भाइयों ने आलस की वजह से ही उसको बुरी तरह से पीटा था। रूपेश रात भर सोचता है कि कूलर का इंतजाम कहाँ से होगा। रूपेश दूसरे दिन घर से बाहर निकला ही था कि ठेली पर शिकंजी बेच रहा मजा किया मंगतलाल उसकी ओर देखकर बोला, अरे क्या हुआ रूपेश भैया, इतनी गर्मी में कैसे निकल आए? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। अरे रूपेश भैया, तुम्हारी चिंता हो रही है इसलिए बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो सूरज की किरणों से तुम बेहोश हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गए तो भरी जवानी में भाभी का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? भाभी ऐसे भी कितनी सुंदर है। गांव वाले भाभी को छेड़ कर इतना बुरा हाल कर देंगे। हाँ, रूपेश पत्नी की बात को लेकर वैसे ही बहुत परेशान था। मंगतलाल के मजाक ने उसका पारा हाई कर दिया। रूपेश ने एक जोरदार चांटा मंगतलाल के गाल पर जड़ दिया। एक तो ऐसे ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, ऊपर से तेरा मजाक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कम से कम देख तो लिया कर सामने वाले का मूड कैसा है। तभी वहां पर गांव का मुखिया आ गया। अरे क्या हो गया रूपेश, क्यों बेचारे मंगतलाल को मार रहा है? देखिए ना मुखिया जी, मैंने थोड़ा सा मजाक क्या किया, रूपेश भाई ने तो मेरे गाल पर चांटा ही जड़ दिया। रूपेश ये सब क्या है? मंगतलाल भी हमारे ही गांव का है। तुम्हें किसी को इस तरह से चांटा मारने का कोई अधिकार नहीं। मुखिया जी, एक तो ऐसे ही मैं परेशान था, ऊपर से ये मुझ पर मजाक किया जा रहा है। अबे अगर कोई तुझसे मजाक करेगा तो तू उसको थप्पड़ मार देगा क्या? अभी मैं तुझसे अगर मजाक करूं तो क्या तू मेरे भी थप्पड़ मारेगा? आपको कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ? तो तू आदमी देखकर सबको मारता है। मुखिया जी, आप तो जानते हैं मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता। ऊपर से मेरी पत्नी ने 1 हफ्ते का मुझे अल्टीमेटम दिया है। उसने बोला कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसे कूलर खरीद के नहीं दिया तो वो कोई काम नहीं करेगी और ऊपर से अपने भाइयों से मुझे पिटवाएगी। सो अलग तो ये बात है। और तू ये सोच कर चिंता कर रहा होगा कि तेरी औकात तो पंखा खरीदने की भी नहीं है, तो तू कूलर कहाँ से लाकर देगा? क्योंकि मेहनत मजदूरी तो तुझसे होती नहीं है। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, इस साल गर्मी ज्यादा पड़ रही है। नहीं तो हाँ पता है गर्मी में तुझसे काम नहीं होता और सर्दी में तुझे सर्दी बहुत लगती है और बरसात में ज्यादातर काम बंद ही रहते हैं। अरे तेरी ये नौटंकी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई। वैसे तेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं किया। आप तो गांव के मुखिया है, मेरी मदद करने के बजाय आप उल्टा मेरी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो। देख रूपेश, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू कोई काम धंधा तो कर नहीं सकता। आधे घंटे अगर तू धूप में काम करेगा तो तुझे बेहोश होने से कोई नहीं बचा सकता। तू सिर्फ एक काम कर सकता है, दूसरों को मूर्ख बनाने का, जैसा कि तू हम सबको और अपनी पत्नी को मूर्ख बनाता रहता है। इतना कहकर मुखिया वहां से हंसता हुआ चला गया। रूपेश एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब गया कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई, भगवान पे नाम पे कुछ दे दे। रूपेश ने देखा तो उसके सामने एक भिखारी खड़ा हुआ था। अरे जा यहाँ से, वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। अरे 1 रुपए ही तो मांग रहा हूँ। अरे बोला ना जा यहाँ से। बहुत गुस्से में है, लगता है अपनी पत्नी की मार खाकर आ रहा है। अबे जाता है कि नहीं? नहीं तो तू मार खाएगा। हाँ, लेकिन मार तो आज तेरी किस्मत में लिखी है। क्या बोला भिखारी कहीं का है। बोलते ऐसा रहा है जैसे कोई ज्योतिषी हो। मैं हाथ की लकीर देखकर भविष्य भी बता सकता हूँ। दिखा अपना हाथ, मैं बताता हूँ आज तेरी किस्मत में क्या है। रूपेश ने अपना हाथ भिखारी के आगे कर दिया।
तेरे हाथ की रेखा बता रही है कि आज तू बहुत पीटने वाला है। रुपेश का पारा वैसे भी हाई था, उसकी बात से और ज्यादा हाई हो गई। लगता है तू बहुत ज्ञानी भिखारी है। हाँ, मैं बैठे बैठे ही हर किसी का भविष्य बता सकता हूँ। भिखारी ने ये कहा ही था कि रुपेश ने एक जोरदार चांटा भिखारी के गाल पर जड़ दिया। चांटा पड़ते ही भिखारी हड़बड़ा गया। ये क्या था भाई, इतना बड़ा ज्ञानी होकर भीख मांगता है और तू बैठे बैठे सारे लोगों का भविष्य बता सकता है। तो तूने आज अपना भविष्य नहीं देखा था कि आज तू ही पीटने वाला है, बोल। इतना बोलकर रुपेश उससे पीटने लगा। भिखारी रुपेश के पैरों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो भाई। तो क्या है ना, इस धंधे में बहुत कमाई है। अगर तुम भी इस धंधे में आ जाओ तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाओगे। हाँ। भिखारी की बात सुनकर रुपेश ने अपने हाथ रोक लिए और कुछ सोचकर कहा, क्या वाकई इस धंधे में बहुत कमाई है? हाँ, और अगर पकड़े जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान बहुत अंधविश्वासी होता है। भिखारी वहां से चला गया। रुपेश एक भिखारी का देश बनाकर दूसरे गांव पहुंच गया। तभी रुपेश की दिमाग एक अच्छे मकान पर चली गई। उस मकान के बाहर एक बड़ा सा कूलर लगा हुआ था। रुपेश तुरंत उस मकान के दरवाजे पर पहुंच गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा को। रुपेश की आवाज सुनकर उस मकान से एक स्त्री बाहर निकलकर आ गई। आपको इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, लगता है नई नई भिखारी हुए हो। मूर्ख स्त्री, हम कोई मामूली भिखारी नहीं। हमारा एक पैर गांव में रहता है तो दूसरा पैर हिमालय में। हम वर्षों की तपस्या करके हिमालय से लौटे हैं। हमारे पास हर समस्या का हाल है। तो फिर आप तो बहुत ज्ञानी होंगे। हाँ, हमें वरदान मिला है कि हम हर किसी का हाथ देखकर उसका भविष्य बता सकते हैं। तो आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। रुपेश स्त्री के साथ अंदर की ओर बढ़ गए। तभी रुपेश की नजर उस स्त्री के कच्चे आंगन पर चली गई। उसने देखा कि एक 10 साल का बच्चा उस कच्चे आंगन की मिट्टी को एक लकड़ी से खोद रहा था। स्त्री रुपेश को घर के अंदर ले आई और अपना हाथ आगे करके बोली, मेरा हाथ देखकर भविष्य बताइए बाबा। रुपेश उस स्त्री के हाथ की लकीरें को देखने लगा, मगर सच तो ये था कि वो कुछ जानता नहीं था। तभी अचानक रुपेश का दिमाग आंगन में खेल रहे उस बच्चे पर दौड़ गया। तेरे आंगन में सोना गड़ा है कन्या, बहुत जल्द तुझे सोने मिलने वाला है। रुपेश ने ये कहा नहीं था कि तभी वो बच्चा भागता हुआ आ गया। उसके हाथ में एक पीली धातु की मूर्ति थी। उसने उस स्त्री से कहा, देखिए माँ, ये सोने की है, मुझे आंगन में मिट्टी के गड़ी हुई मिली। रुपेश ये देखकर बुरी तरह से हैरान हो गया। उस स्त्री ने मूर्ति को पकड़ लिया और बोली, आई, ये तो वाकई में सोने की है बाबा। आप तो बहुत ज्यादा ज्ञानी है। आपके पैर मेरे घर में कितने शुभ है। आपने पहले ही बता दिया कि मेरी किस्मत में धन लिखा है और ऊपर से तुरंत मिल भी गया। इतनी स्पीड से तो काम कभी नहीं हुआ। इतना कहकर उस स्त्री ठंडा शरबत रुपेश के लिए बना लाई, मगर रुपेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हमने कहा ना कन्या कि हम बहुत पहुँचे हुए बाबा है। हम पानी शरबत कुछ नहीं लेते, हम थोड़े अलग टाइप के बाबा है। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। हम जब भी किसी का हाथ देखकर कुछ बताते हैं तो हम उसके बदले उसके घर की एक वस्तु ले लेते हैं, और अगर कोई हमें उस वस्तु को देने से इनकार कर देता है तो वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाता है। रुपेश की बात सुनकर वो स्त्री बुरी तरह से डर गई। चलिए बाबा, आपको क्या चाहिए? हमें बस तुम्हारा एक कूलर चाहिए ताकि हम इस कूलर को गरीबों में दान कर सके। उस स्त्री ने खुशी से रुपेश को कूलर दे दिया। रुपेश कूलर को ठेले में लगवाकर अपने घर ले गया। कूलर देखकर रुपेश की बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गई।
उसने तुरंत कूलर स्टार्ट कर लिया और कूलर के सामने बैठकर ठंडी हवा खाती हुई बोली, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही है ना? जी, ये सपना नहीं है तो ये सच है ना? ठंडी ठंडी हवा में कितना आनंद आ रहा है। देखती जाओ प्रिय, आज तो मैं कूलर लेके आया हूँ, कुछ दिनों बाद मैं एसी भी लगवा दूंगा। हाँ, रुपेश ने ये बात बोली थी कि तभी उसके घर में 3-4 दूसरे गांव के युवक घुस आए और साथ में गांव का मुखिया भी, उनमें वो भिखारी भी था। तभी उन युवकों में एक युवक रुपेश की ओर देखकर बोला, हम उस स्त्री के देवर है जिसके घर पर तू ठगी करके आया है। नकली भिखारी, जो सोने की मूर्ति बच्चे को मिली थी, जब हम उस सोने की मूर्ति को सुना के वहां पर ले गए तो उसने बताया कि वो दरअसल पीतल की है और उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। वो तो भला हो इस भिखारी का जिसने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। तो ये कूलर तुम लोगों को धोखा देकर लाए हो? हाँ शर्मिली, मैंने इस मूर्ख से ये क्या कह दिया कि तुम्हें मूर्ख बनाना आता है, ये उस बात को गंभीरता से ले लिया। तभी एक युवक गुस्से से बोला, देखते क्या हो, मारो इसको। सारे के सारे युवक रुपेश को पीटने लगा। मुखिया ने रुपेश को बड़ी मुश्किल से बचाया। तभी एक युवक बोला, कूलर उठा लो। लेकिन गांव का मुखिया उसी युवक से बोला, कूलर का पैसा तो तुझे दे दूंगा, इस कूलर को अब यहीं रखने दो। आज वैसे भी रुपेश की मार बहुत ज्यादा लग गई है ना? मुखिया रुपेश की ओर देखकर बोला, आज तुम्हारी किस्मत में मार खाकर कूलर की हवा खाना लिखा था। जाओ, ये कूलर आज से तुम्हारा हुआ। थैंक यू दोस्त ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।